हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ क्लास की हिस्ट्री के लेसन फर्स्ट का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इफ यू look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know that today. अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। What we know today as Germany, Italy and Switzerland was divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territory, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाही डच और कैंटनों में बटे हुए थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोरेटिक monarchies within the territories of which lived diverse peoples, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। They did not see themselves as a sharing a collective identity or common culture. वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. तो वे जो अपने आप को जो सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति या भागीदार नहीं मानते थे, अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. तो इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। In Hungary, half of population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. तो हैब्सबर्ग साम्राज्य लमार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। जो हंगरी था, हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे
जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। इन गलेशिया दी अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पोलिस भाषा बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट groups there also lived within the boundaries of the empires a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in ट्रांसिल्वेनिया। तो इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक में कॉर्नवाला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट एंड पूर्व की तरफ ट्रांसवेलेनिया में रहने वाले रोमन लोग। Such difference did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common alliance to the emperor. ऐसा फर्क राजनीति एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं होता। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा। द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सोशली एंड पॉलिटिकली एलेंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. तो इस वर्ग के सदस्य का एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। They owned estates in the countryside and also town houses. तो वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by tie of marriage. राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। दिस पावर एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. तो मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in eastern and central Europe the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by सर्फ्स। जो पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी।
जिस पर भूदास काम करते थे। इन वेस्टर्न एंड parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the markets. पश्चिम और यूरोप के मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। तो इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of the German states it occurred only during the 19th century. तो इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। In its wake, new social group came into being, a working class population and a middle class made up the industrialists, businessmen, professionals. तो क्या हुआ, जो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो इसके बाद कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। इस वीडियो में इतना ही। आगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।